bored by seeing me all the time presenting on ideas. So today we have uh, Dhruv Bajaj, who is one of the youngest member of our research team. He's only 19 years old and he's been preparing for his CA inter exams. सर्च करने की ट्राई करते हैं तो वी एट एसएसएस थिंक कि इनके एटलीस्ट 4-5 क्या स्ट्रेंथ्स है जो इनको कंप्यूटर से अलग बनाते हैं और इनके 4-5 के वीकनेस है जो इनको कंप्यूटर से नीचे करते हैं सर। और फिर हम कैपिटल एलोकेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, सेम फ्लो रहेगा लाइक फीम। सो कमिंग टू स्ट्रेंथ्स, इनका फर्स्ट बिजनेस इज आफ्टर मार्केट बिजनेस। So I would like to take a little bit of time here. So what makes aftermarket business special? So aftermarket business में ऐसा होता है कि सपोज आपने कोई व्हीकल ली, अभी आपकी व्हीकल खराब हो गई, आप न्यू व्हीकल जाके नहीं लोगे। तो आज सपोज कल टाटा बोले या फिर हीरो कोई भी बोले कि हमारी व्हीकल की सेल रुक गई, बट वो जो हमने एग्जिस्टिंग व्हीकल सेल करी हुई है, उनके जो भी हमारे लाइटिंग थे, हमारे सपोज मिरर्स थे, वो सब जो खराब है उसके तो हमें रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए दैट मेक्स दैट बिजनेस अ लिटिल लेट साइक्लिकल वर्सेस द नॉर्मल ओईएम बिजनेस। तो इससे ये होता है कि एक तो इनका जो सिक्लिकलिटी एलिमेंट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है वर्सेस समवन लाइक फिल्म। तो आफ्टर मार्केट बिजनेस स्पेशल है। और वन मोर थिंग इज हाई एंट्री बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग दिस बिजनेस। तो आज हमको सपोज कोई कंपनी के जाके आफ्टर मार्केट से लेना है, तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन टू आफ्टर मार्केट कंपनीज? तो एक तो ब्रांड इक्विटी प्लेज अ मेजर रोल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रेजेंस है। मेरे को अगर सपोज मेरे घर के पास कोई आफ्टर मार्केट, जैसे सपोज हम लोग को लाइटिंग हमारी खराब हो गई, तो वी वुड वांट कि हमारे हाईवेज में सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईवे में कोई उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, कोई हमारे घर के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो प्राइमरली ये गेम ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्योंकि आप इसमें प्रोडक्शन उतना कर ही नहीं रहे हो। तो जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, जितना आप ग्रो होगे, उतना आपका नेटवर्क इफेक्ट बढ़ते रहेंगे, उतने लोग आपके यहाँ से बाई करेंगे, उतना किसी और एग्जिस्टिंग दूसरे प्लेयर के लिए आपका कस्टमर छीनना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आफ्टर मार्केट बिजनेस स्केल अप करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे इसमें ब्रांड इक्विटी बहुत होती है और इसमें अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का काफी अच्छा शेयर है। दे हैव नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर शेयर अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का, बट वी नो कि आज सब मेरी हेडलाइट टूट गई तो मैं कोई पर्टिकुलर ओईएम को जाकर तो दिखाऊंगा नहीं। कोई मेरे घर के पीछे हुआ किसी का ऐसे आफ्टर मार्केट का बिजनेस, तो मैं उसको जाके चेंज करूंगा। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है सर। तो इसमें की थीसिस ये प्ले आउट कर सकती है कि वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेगमेंट। और अगर तब होगा तो ऐसा प्लेयर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत सॉलिड है, जिसकी ब्रांड इक्विटी है, तो अल्टीमेटली वो ही बेनिफिट करेगा। और अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो खुद के प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करता है इन देयर आफ्टर मार्केट बिजनेस, तो उसकी वजह से वो बिजनेस स्केल अप होना, उसके इनहेरेंट एडवांटेज वर्सेस कंपटीटर्स काफी ज्यादा हो गए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करने में कैपिटल आपका इनिशियली बहुत ज्यादा लगता है, तो इसमें कैपिटल बैरियर भी आ जाता है। आज मैं कोई अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के लिए कुछ इतना एंट्री बैरियर नहीं होगा, बट वो बिजनेस स्केल अप करने के लिए उसको भी डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा तो लगा दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्रो करने में उसका एक पर्टिकुलर हर्डल रेट होगा कि 12 महीने 18 महीने बाद एकदम ढंग से रिवेन्यू ढंग से आने लगेगा। तो बिजनेस को स्केल करने में एकदम इकोनॉमी को स्केल पाने में बहुत डिफिकल्ट है बिजनेस में। तो दैट मेक्स दिस डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, क्योंकि इसको एक तो स्केल अप करना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा रिवेन्यू स्ट्रीम ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज आपने जो व्हीकल बेच दी वो तो मार्केट में रहेगी, आपका सेल आया नहीं है, आपका मार्केट रिसेशन में कुछ भी आपका एग्जिस्टिंग जो व्हीकल्स है उसमें अगर हेडलाइट टूट रही है तो मेरे को रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से, और एक और चीज ये है कि इसमें मार्जिन वेरी करते हैं, बट जनरली आफ्टर मार्केट में मार्जिन आर मच बेटर, क्योंकि आप इसमें हम सेल कर रहे हैं, उसमें ओईएम बाय करता था। देयर इज वन की डिफरेंस, उसमें ओईएम्स की प्राइसिंग पावर था, जैसे हमने फीम में भी कवर करा था कि आज फीम है तो जो ओईएम्स होगा वो बार्गेनिंग पावर से काफी ज्यादा है सर इन कंपेरेटिवली। तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि आफ्टर मार्केट में वी कैन हैव हायर मार्जिन्स। सॉरी, यू वांटेड टू से समथिंग? So Dhruv, there is one request from Mahesh that try to continue as much in English as possible. Okay, sure, So sure. We'll do that. Sorry, sir. No issues. Yeah, so basically what I said till now is why is this business special? So firstly, this business is not that cyclical as compared to the OEM business. Secondly, this business is very difficult to scale up due to high capital intensity, brand equity, need for brand equity in this business, and high distribution network that is needed to get some scale in this business. And thirdly, because you are not directly supplying to well-established, strong balance sheet players like OEMs,
तो इसमें कैश फ्लो रियलाइजेशन कैन बी अ ट्रबल. सो इसमें मेन की प्रॉब्लम्स ये है स्केल अप में. So now the benefits, as I've talked about, इसमें asset turnovers are much higher because you are not doing any major capex ना. You are just buying products from your supplier and selling to the end customers. So you're not doing any major capex into this business other than setting the initial distribution network. Once that has been fructified, then economies of scale can be immense in this business. And the margins are better, it is less cyclical, and there is value migration. So that is what makes this aftermarket business so difficult to scale up as well as so special if one has done this well. Second is revenue streams. So basically, they are one of the preferred supplier for Bajaj Auto. As we know that this business was created primarily to support the Bajaj business. So Bajaj currently contributes 30 to 40% of the business. So one can say that this might be a bit negative. Ki if Bajaj volume decrease, then so will the company's revenue. And that is true. But it also highlights the fact that there are very high entry barriers because no one can take their business of Bajaj, which already contributes 30 to 40% of revenue. And Bajaj being Bajaj, one of the biggest OEM manufacturer in India. So that provides or even adds to the company's brand side. Ki if Bajaj has exclusive supplier as Lumax as its exclusive supplier, so that ensures ki inki product quality would be nice. So they can get business from other OEMs as well. Although they have been operating for last 20, 30 years, so they have their own brand equity also, but having businesses with decent OEMs add to the major entry barrier that it is. Secondly, contribution from aftermarket adds to its secularity, and there is very diverse revenue stream as we talked about. They are not primarily dependent on two-wheeler or three-wheeler segment. They also get contribution not just from passenger vehicles, but also from commercial vehicles. Like they are one of the biggest suppliers to Tata. Daimler also is, I think, one of their uh, customers. I am not sure about that. So they are supplying to Tata and also things, so they can get share from commercial vehicles also, which FEAM can't. So that is one thing. And also EV disruption, even if it comes, then their business like gear shifters. So that business won't be affected by EV disruption. Rather, people will opt for premium gear shifters. So this EV thing, one thing that is common across all these companies is that EV thing, even if it plays out, that would disrupt their business model. Rather, that would create more demand for the products because they are transitioning towards premium products. And if EV comes, they will need premium products due to their advantages. So because of that, this transition will happen more quickly than what it would have been if EV was not there. So that makes this business a bit